वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे। सियासत पे आजकल गुफ्तगू करना भी मुश्किल हो गया है। वजूहात तो बहुत सी हैं, बट उनमें से एक बड़ी वजह जो है वो एक जमूत का शिकार नज़र आ रही है सियासत। लगता है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है और कोई गुंजाइश भी नहीं है कि यहाँ कोई तब्दीली आ सके। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के एक्स पे अगर हम बयानात का जिक्र करें तो लगता है कि उनके मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं आई और ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी जमात है, जिसका अब राब्ता उनसे दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है, उनके अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इमरान खान साहब जहाँ एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, तो जो उनके पार्टी के लोग बाहर हैं वो लगता है कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं लचक दिखाने को तैयार है। बल्कि अब तो लोग तनकीद करते हैं कि कहाँ इमरान खान को रिहा करो और कहाँ अब ये रिक्वेस्ट ही कही जा सकती है कि हमारी उनसे मुलाकात करवा दी जाए। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हुकूमत का भी मौक़िफ़ दिन ब दिन सख्त होता चला जा रहा है। एक तरफ जो है हुकूमत ने अब ये वाज़े कर दिया है कि जिस किस्म के बयानात इमरान खान साहब के सामने आते हैं तो ना घर वालों की ना उनकी जो वकला है किसी की भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। बल्कि जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, वो तो अब ये भी कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ जलसे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि उनके लिए तो अब ना वर्कर्स निकल रहे हैं ना लोग आ गए हैं। लोग आते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सामने तो एक डेड एंड सी है। पिछले दिनों भी जलसा हुआ, जलसे में सुहेल आफरीदी साहब भी सामने आए, तकरीर भी की, मगर तकरीर में कुछ उन्होंने ऐसी ही गुफ्तगू की जो किसी ज़माने में हम अली अमीन गंडापुर साहब से सुनते थे। उन्होंने वही बात की कि अब आज़ादी हासिल करेंगे वरना मौत को तरजीह देंगे। इस तरह की डेडलाइंस हमने पहले भी सुनी हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पहले भी और लगता है कि अब भी नहीं। मगर ये ज़रूर है कि अता तारड़ साहब ने पिछले दिनों में ये कहा कि जो वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी साहब, उनका रवैया जो है वो बेहतर हो रहा है। अब इससे क्या उनकी मुराद है? और आखिर में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो एक्स से हुकूमत एक दफ़े फिर नाराज़ नज़र आ रही है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में इंटरव्यू दिया और यहाँ तक कहा कि अगर एक्स ने हमारे साथ ताबुन ना किया तो हो सकता है उसको एक दफ़े फिर बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब, उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे एक्स का जिक्र किया। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया शफ़ीउल्लाह जान साहब ने, मावन ख़ुसूसी इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अकील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पहले तो ये बताएं कि ये कौन सा रवैया सुहेल आफरीदी का बेहतर हुआ है जिसका जिक्र कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने ख़ुद इस चीज़ का जिक्र किया कि थोड़ी बहुत उनके जो लहजा है उसमें बेहतरी आई है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो थोड़े कदरे बेहतर हुए हैं। NFC की मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की, उसके बाद किसके लिए दिया सर? जी किसके लिए चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर हुए हैं सर? हुकूमत को जिस तरह जिस टोन से हुकूमत की तरफ ख़िताब किया जाता था वो थोड़ा कदरे बेहतर हुआ था। इस जलसे से पहले की बात है, और इस जलसे से पहले की बात यही है कि CTD के हवाले से अगर देखें या काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं उस हवाले से देखें तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी जो है वो भी एक बेहतर सिमत की तरफ जा रही थी और अभी भी जा रही है। लेकिन फिर ये जलसा हुआ और फिर आपको पता है अपनी सियासी बयानबाजी जो उन्होंने करनी है वो तो उन्होंने खैर की, लेकिन कदरे बेहतर उनका रवैया भी हुआ है। टोन टेनर कह लें, डिमीनर कह लें, वो उसमें एक मुस्बत बेहतरी आई है और लहजे में भी, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, कि एक लहजे में नरमी है और एक लहजे में बेहतरी है, जो कि एक वर्केबल वर्किंग सोल्यूशन की तरफ कह लें या वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए वफाक और सूबे के बीच में जो एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए उसको बेहतर करने के लिए कारआमद साबित हुई। बिल्कुल ठीक। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि वो वफाक और सूबे के ताल्लुकात के लिए बेहतर है, ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक में ताल्लुकात के लिए बेहतर सूबे की और वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू शफी साहब। जी बिल्कुल, सूबे और वफाक के बीच जी शफी साहब, आप
शफी साहब, आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, तो बस क्या मामला है सर? वज़ीर आला साहब ने कुछ उनको एहसास हुआ, कुछ आपकी हुकूमत को एहसास हुआ कि उनका रवैया बेहतर है, और मगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ तो वैसे भी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज हमने देख भी लिया, मंगल का दिन था, बहनें अडियाला जेल गईं और मुलाकात एक दफ़े फिर नहीं हुई। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैंने बैरिस्टर अकील साहब की बात भी सुनी, और आपको पता होगा कि आज मंगल का दिन था, और मंगल के दिन जो अदालती अहकामात हैं उनके मुताबिक उनकी खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे होती है और उकला की मुलाकात होती है। अभी तक वहाँ पे धरना जारी है, क्योंकि एक दफ़ा फिर हुकूमत ने गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम किया और मुलाकात नहीं करवाई, ना ही बहनों की और ना ही उकला की, जिसके रिस्पॉन्ड में वहाँ पे एक पुरअमन धरना वहाँ पे शुरू है। अलीमा आपा वहाँ बैठी हुई है, उनके साथ वर्कर्स वहाँ बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जेल का जो सुपरडेंट है वो इतना ताकतवर है कि ना वो अदालती अहकामात को मान रहा है, ना कानून को मान रहा है, और ना ही आइन को मान रहा है। जहाँ तक बैरिस्टर साहब की बात मैंने सुनी और लहजे की बेहतरी की बात की, देखिए एनएफसी में सोहेल साहब का जाना बड़ा खुश आइन था, और एनएफसी में जाना हमने तो पहले से अनाउंस किया था कि जहाँ पे सूबे की हुकूक की बात होगी, जहाँ पे हमें सूबे के लिए जाना पड़ेगा, हम वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल एनएफसी में इन्होंने हमारे 1375 अरब रुपए एक रोके हुए हैं जो वाजिबुल अदा हैं, एक इन्होंने हमारे मर्जर के बाद 538 अरब रुपए एक रोके हुए हैं, 2200 अरब जो हमारे हैं वो एनएचपी के इन्होंने रोके हुए हैं। तो ये वफाक जो जुल्म, जो सौतेली माँ का सलूक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ कर रही है, तो ये मुकदमा लड़ने बिल्कुल हम एनएफसी अवार्ड में गए। वहाँ पे हमने बड़े मुदल्लल तरीके से और बड़ी मैच्योरिटी से सोहेल आफरीदी साहब ने सूबे का मुकदमा रखा, और वहाँ पे एक सब कमेटी भी कायम कर दी गई है जो कि तो जनवरी शफी में साहब, दोबारा वहाँ ये जो वो रवैये की तब्दीली की बात कर रहे हैं या टोन की तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो वो क्या एनएफसी को देख के सामने आप लोगों ने ये फैसला किया था और क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने? देखिए, टोन में और लहजे की जो बात हो रही है, हमारी डिमांड्स तो अभी भी वही हैं। अभी भी वही हम बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। बैरिस्टर साहब को शायद पहले हमारा लहजा ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं होगा। हमारा लहजा और हमारी डिमांड्स तो वही हैं। अलबत्ता इनका लहजा जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट का लहजा है या इनके वफाकी वज़रा का लहजा है, वो बड़ा सख्त है। ये रोज़ाना सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, रात तक मुख्तलिफ वज़रा के ज़रिए, मुख्तलिफ पार्टी अरकान के ज़रिए, पंजाब के वज़रा के सर, ज़रिए पर वो पीटीआई ये के हमारे खिलाफ ऊपर प्रेस ये कॉन्फ्रेंस हमारे करते हैं ना, ऊपर अब उन्होंने पाबंदी चीफ लगाने का मिनिस्टर मुतालबा साहब के करते खिलाफ हैं। प्रेस ये कॉन्फ्रेंस इमरान करनी खान छोड़ साहब दी से है। आज भी आपने अता साहब की बातें सुनी होंगी कि वो जिस टाइप के टोन में लगे हुए थे, और उनको पता नहीं उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है या उन्होंने जो एनके पहनी हुई है उनको उतार के देखना चाहिए कि कोहाट में और पेशावर में हज़ारों लोग थे, और ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब के बगैर निकले हैं, जो सोहेल आफरीदी साहब के लिए निकले हैं, जिनकी उम्मीद सोहेल आफरीदी साहब से है। इनका बड़ा सा बड़ा लीडर जो जी है नवाज शरीफ, इनका बड़ा लीडर है, जो इनका सरबराह है, वो इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकता जितना बड़ा जलसा सोहेल आफरीदी साहब अकेले खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। तो जो लोगों की तादाद की बात ये कर रहे हैं, इनको ये तासुब की जो ऐनक है वो उतारनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और शफीउल्लाह जान साहब से। बैरिस्टर साहब, आप हंस रहे थे बात सुन के शफी साहब की, वी कैन सी, बट इस पे आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा कि बट सर ये सवाल वही है, हर मंगल को ये पूछा जाता है, बट अब क्या करें? इमरान खान साहब से क्या अब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है मुलाकातों की? और ये जैसे शफी साहब ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट ये फैसले कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? पहली तो बात है कि जो कोहाट का जलसा था वो इंतहाई एक नाकाम जलसा था, और ये जो कह लें कि इमरान खान के बग़ैर आए हुए हैं या उसके लिए हैं, सरकारी रिसोर्स का बेदरीग इस्तेमाल करेंगे और जलसे गाह को भरने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, मेरे हल्के में जलसा था, हमने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल मेरी शफी सुन लें मेरी बात। मैं यही कह रहा हूँ कि हमने तासुब की ऐनक नहीं पहनी, अलबत्ता आपने मेरे ख्याल से ब्लैकआउट कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रूर पहनी है, जो आपकी नज़र में आपको नज़र नहीं आ रहा कि कितने लोग थे या कितने लोग नहीं थे, या सरकारी वसाइल वाक़तन इस्तेमाल हुए या नहीं हुए। अलबत्ता बरकैफ जो दूसरी बात आपने की, इमरान साहब की बहनों की मुलाकातें जो हैं या उनके वकला की मुलाकातें, देखिए बिल्कुल मुलाकात हो सकती है और उसके लिए एक कंडीशन है। जो सुपरिटेंडेंट जेल है
وہ بالکل یہ اختیار رکھتا ہے ان تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ اگر جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور وہاں سے ہر ملاقات کے بعد ایک سیاسی فرمان جاری کیا جاتا ہے تو بالکل اس کو روکنے کے لیے وہ شیڈیول کو امینڈ کر سکتا ہے, کینسل کر سکتا ہے, آلٹر کر سکتا ہے, اور جو اس کو اقدامات اٹھانے ہیں وہ اس نے اٹھانے ہیں, کیونکہ ممانعت ہے سیاسی گفتگو یا سیاسی قسم کی ملاقات نہیں ہو معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سمجھنے کی یہ کوشش کہ یہ تو اب فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے نا سر, کیونکہ پچھلی دفعے پریس کانفرنسز جو ہوئیں جن میں لا منسٹر بھی بیٹھے, تو ان پریس کانفرنسز میں ہمیں وفاقی وزراء نے کہا کہ جی اب ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا فیصلہ ہے, کورٹ کا فیصلہ ہے, اب یہ ملاقاتیں جو ہے وفاقی حکومت روک رہی ہے. نہیں, ہم بالکل جیل سپرنٹینڈنٹ کو انشور کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ملاقاتیں جو ہوں جو کہ دیگر پریزنرز کے رائٹس ہیں, پاکستان پریزن رولز کے مطابق ملاقات صرف اور صرف پاسبل ہوگی تو پاکستان پریزن رولز کے مطابق ہوگی, اور اس کے رول 265 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سیاسی ملاقات یا سیاسی گفتگو یا سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. ہاں, ایک طریقہ ملاقات کا ضرور ہے, اور یہ میں بالکل ایک مفت مشورہ سمجھ لیں, مفید مشورہ سمجھ لیں, ایک ایفیڈیوٹ دے دیں ان کی بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بہن جیل سپرنٹینڈنٹ کو دے دیں, اور بالکل ان کو کہیں کہ جی ہم کسی قسم کی سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کریں گے, ہم نے اپنی بھائی سے جو ہے دیگر باتیں کرنی ہے تمام تر معاملے کے حوالے سے, فیملی کی جو ڈسکشن ہے یا اپنے ذاتی کوئی معاملات ہیں یا ان کی خیر و عافیت یا ان کی جو ہے حال احوال پوچھنے کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر کوئی سیاسی بیان یا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ اڈیالہ سے یہ پیغام آیا ہے یا یہ بیان آیا ہے, اور اس کو پھر سیاہ و سباق سے ہٹ کے ایک سیاسی نیریٹو جو ہے وہ میکنگ کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے, اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہ ہو, ایفیڈیوٹ دیں تو ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ ملاقات بالکل پاکستان پریزن رولز کے مطابق وہ ہو سکتی ہے اور ہو بھی جانی چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کی بیگم ہے بشرا بی بی, کیا ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپنی فیملی سے؟ جی میں ان کے تو کوئی سیاسی بیانات سامنے نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی ملاقات تو ہو رہی ہے, اور ان کی ملاقات اب لاسٹ کب ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں, لیکن البتہ یہ ہے کہ بالکل ان کی متواتر طور پر ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں, اور ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی. میں آتی ہوں شفیع صاحب آپ کے پاس. جی شفیع صاحب, آپ بیرسٹر صاحب ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, یا میں جی بالکل نہیں, آپ ان کے پاس چلی جائیں, لیکن ان کی لاسٹ ملاقات کب ہوئی ہے یہ تو میری نالج میں نہیں ہے, لیکن ان کی متواتر طور پر ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, جی شفیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی عقیل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو معلومات نہیں ہے کہ لاسٹ ملاقات کب ہوئی ہے, تو اصل میں یہ بے اختیار ہے, ان کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے, ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا, یہ بے اختیار لوگ ہیں, ان کے اختیار نہیں ہے, ان کو کسی فیصلے کا پتہ نہیں ہوتا. بشرا بی بی کو لاسٹ 2 مہینے سے ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا. بشرا بی بی سیاسی بھی نہیں ہے, ان کی فیملی پریس کانفرنس بھی نہیں کرتی, تو پھر بشرا بی بی کی ملاقات انہوں نے کیوں روکی ہوئی ہے؟ وہ اس لیے روکی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو یہ ذہنی ٹارچر کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کو یہ ذہنی ٹارچر کر کے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, پر وہ ممکن نہیں ہے. وہ چٹان کی طرح اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بیان کی بات کی بیرسٹر عقیل صاحب نے, تو بیرسٹر صاحب کے علم کے لیے یا ان کی نالج کے لیے یا یاد تازہ کرنے کے لیے کہ جب ان کا لیڈر 500 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ باہر گیا تو وہ باہر بیٹھ کے یہاں سے تو پلیٹ لسٹ کا بہانہ بنا کے باہر گیا, اور جب باہر چلا گیا تو وہاں انہوں نے کوئی چیک اپ بھی نہیں کروائی. وہاں پہ انگلینڈ اور لندن میں اپنے مے فیئر فلیٹس میں, اور فلیٹس کی کہانی بھی آپ کو پتہ ہے. وہ تو شفیع صاحب پھر آپ لوگوں کا قصور تھا نا, یا آپ لوگوں کی کمزوری تھی اس میں, اب آپ ان کو کیسے شکایت کر سکتے ہیں؟ آپ نے خود بھیج دیا. نہیں, لیٹ می کمپلیٹ. ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا بیمار ہے یہاں پہ, وہاں انہوں نے علاج کرنی. ہم نے تو ایک کیبنٹ سے جو ایک پاس ہوا تو وہ چلے گئے ایفیڈیوٹ دے کے, جس ایفیڈیوٹ کی بات یہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایفیڈیوٹ 500 روپے کا جمع کرایا اور وہ یہاں سے لندن چلے گئے, میفر فلیٹ میں پڑے رہے, اور وہاں سے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, تقاریر کرتے تھے, اداروں کے خلاف بات کرتے تھے, وہ اداروں کے خلاف بات کرتے تھے جو ابھی یہ چھپ ہیں ان کے خلاف, جو جن کی نوکری یہ آج کل کر رہے ہیں ان کے خلاف وہاں سے پریس کانفرنس کرتے تھے. تو کیا وہ سیاسی بیانات نہیں دیتے تھے؟ جب یہ عدالت ان کے رہنما جاتے تھے اور عدالت میں گاڑی سے اتر کے عدالت تک جانے میں 20-20 منٹ میڈیا سے گفتگو نہیں ہوتی تھی, اور واپسی میں کیا جب تک گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوتے تھے تب تک یہ میڈیا سے پریس کانفرنس یا ان سے میڈیا بریفنگ یہ نہیں کرتے تھے؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کو عمران خان صاحب سے ڈر ہے, ان کا خوف. بالکل. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और शफीउल्लाह जान साहब से। बैरिस्टर साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की फिर ख़ानदान की मुलाकातें बकौल शफी साहब की क्यों बंद हैं, और सर फिर आपसे ये जो आपने एक्स के हवाले से बयान दिए कि उसको दोबारा बंद करें, 2 महीने से वो कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हुई। वेरी क्विकली सर। देखिए, आई कैन सर्टनली चेक एंड गेट बैक टू यू कि उनकी बहन की या उनकी फैमिली की किसी की मेंबर की जो मुलाकात है वो लास्ट कब हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी मुलाकात तो मीडिया बट सर क्यों नहीं हो रही? अभी आपने मुझे इतना तफसील से बताया है कि इमरान खान साहब इसलिए नहीं मिल सकते, तो फिर बुशरा बीबी की क्यों मुलाकातें बंद? मैंने कहा ना कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्योंकि उनकी मुलाकातें मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती। उनके फैमिली मेम्बर बाहर निकल के वो कभी भी ये नहीं कहते कि जी फलां जो है वो अहकाम जारी किए हैं या फलां जो है वो ज्ञान दिया गया है या फलां चीज़ कही गई है। सर अगर शफी साहब सही कह रहे हैं तो फिर व्हाट्स द रीजन? देखिए, अगर वो ठीक है सर, अगर शफी साहब ठीक कह रहे हैं तो देन व्हाट्स द रीजन? देखिए, वो क्योंकि आप जब तक चेक करेंगे सर शो का टाइम खत्म हो जाएगा ना। शो में मैं कल भी आने के लिए तैयार हूँ, मैं परसों भी आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सर आप तो बड़े मुश्किल से हमें एक दफे मिलते हैं, अब ऐसी तो स्टोरी ना देना। नहीं, नॉट एट ऑल। एन्ने तो लारा ना लाओ। नहीं, आई एम वेरी रेगुलर और मैं बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, इन्होंने कहीं और से पूछना है, किए बगैर कोई चीज ऐसी इन्होंने कहीं और से पूछना है, जो कि मैं तस्दीक किए बगैर कुछ ऐसी कुछ नहीं कहना चाहता जिसका कोई बैरिस्टर साहब, सर आप शफी साहब की बात सुन रहे हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कहीं और से पूछना है। नहीं, मैंने अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइए मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, मैंने और किसी से नहीं पूछना, मैं सुपरिटेंडेंट से ही पूछ के बताऊंगा। तो सर अच्छा सर ये बताइए कि ये एक्स के हवाले से आपने एक बड़ा खौफनाक हम कह सकते हैं बयान दिया कि आप लोग फिर बंद करने की बात करें। फिर आपने ये एक तरफ बयान दिया, दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी कि पीटीआई वाले पैसे देते हैं, जो मैं शफी साहब से अभी पूछूंगी। बट व्हाई आर यू अनहैप्पी विद एक्स? देखें, इसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुलाई में की थी और हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, हमने कहा कि आप अपने दफातर यहाँ पे खोलें। जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिजिटल रेल में ऑपरेट कर रही हैं, और अब क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड नहीं है ऑन ग्राउंड, तो वो डिजिटली भी या डिजिटल स्पेस में भी वो ऑपरेट कर रही हैं। हम जब IP एड्रेस देते हैं, हमें बिल्कुल आगे से कोई खासी मुआवनत नहीं मिलती ताकि जब हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। और यहाँ पे ये चीज़ क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात में एक जो उसकी तेज़ी है या लहर में अजीब किस्म की तेज़ी आई है, आपने देखा पिछले 2 साल में। और फिर हमने ये बाय वे ऑफ रिमाइंडर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि हम दोबारा आपको वार्न भी कर रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ एक्स के साथ आपको मसला हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड अगर मुझे दें तो मैं आपको पूरी कंप्लीट एक पिक्चर आपके नाज़रीन और आपके सामने आ जाएगी। हमने बाय वे ऑफ रिमाइंडर एक जॉइंट प्रेसर मैंने और तलाल साहब ने दोबारा किया और हमने ये बताया कि याद दहानी करवा रहे हैं, आप अपने दफातर यहाँ पे खोलें। टेलीग्राम सबसे ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करता है, BLA के, ISKP, TTP या दीगर FA के, ये इस तरह के जो अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं उस हवाले से, और फिर वो एक्शन भी लेता है उनके ख़िलाफ़। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जो हमारे साथ मुआवनत करता है या तावन करता है वो एक्स है, और एक्स को हमने कहा कि आप एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करें, आप इन अकाउंट्स के IP एड्रेसेस दें हमें। ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, बिल्कुल उनके कानों पे कोई जू नहीं थी। हमने उनको वार्न किया कि अगर आप दफ्तर नहीं खोलेंगे या रिप्रेजेंटेटिव नहीं लोकल आपका होगा, ये चीज़ें रिमूव नहीं करेंगे जिस तरह ब्राज़ील में हुआ। और उसकी मिसाल दी गई कि वहाँ पे तो फ़ाइन भी पे किया, वहाँ पे वो सारा कंटेंट जो ब्राज़ीलियन हुकूमत ने कहा तो वो रिमूव भी किया, उसके बाद एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी तैनात किया। तो यही चीज़ें इक़दाम आप यहाँ पे भी उठाएं। हमें खुश ना खुश होने की जरूरत नहीं है एक्स से, हम सिर्फ ये कहते हैं कि लोकल। बिल्कुल ठीक सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, प्लीज आई हैव टू मूव ऑन टू शफी साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है। जी शफी साहब, आपने बात सुनी बैरिस्टर साहब की, पर इन्होंने PTI का जिक्र नहीं किया सर, बट तलाल चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसमें तो खास तौर पे आप लोगों का जिक्र किया गया। देखिए, जहां तक बैरिस्टर साहब ने एक्स की बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ताउन नहीं करते और ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया या किसी और मुल्क के ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इनको ये भी देखना चाहिए जहाँ पे ये और मॉडर्न ममालिक की जो एग्जाम्पल्स देते हैं तो वहाँ पे किसी को इस्तिस्ना भी हासिल नहीं होता, वहाँ पे मैंडेट पे डाका भी नहीं डाला जाता, वहाँ 17 सीटों पे आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनते, वहाँ पे CM अपनी सीट हार के CM भी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें इनके जहन में होनी चाहिए। एक्स का बंद करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना नैरेटिव बयान करते हैं और वो इमरान खान साहब के हक में है। ये हर वो चीज़ बंद करेंगे, ये हर चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे जो इमरान खान साहब से
ताल्लुक़ रखती हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हो, क्योंकि ये इंतखाबात करते हैं तो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देते हैं, ये अंपायरों को साथ मिला के खेलने के आदी जी है, ये मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से करते हैं। और जहाँ तक तलाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, वो ये कहते हैं कि ट्रेंड चलाने के लिए हम पैसे लगाते हैं या पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो तलाल साहब नॉन सीरियस बंदे हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, पढ़े लिखे तो वो हैं नहीं, ना जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स फ्रीज हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माली बुरान का शिकार है। अब कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि अपने पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने कहा है कि अपने पे की कुछ परसेंटेज आप पार्टी के फंड में जमा करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, पार्टी का एहसान है हमारे ऊपर, ठीक सर। हमारी जो पे है उसमें जितना हो सकेगा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में जमा करेंगे। लेकिन बाकी चीजें आपके सामने हैं। जब हम माली बुरान का शिकार है तो हम ट्रेंड कैसे चला सकते हैं, उस पर पैसे कैसे इन्वेस्ट कर ठीक सकते हैं। सर। जो ट्रेंड चलते हैं वो पाकिस्तानी अवाम की आवाज है, वो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जो सोच रही है, जो बहुत सुनना बहुत चाहती है, जो शुक्रिया कहना हमारे चाहती दो है, मेहमानों वो का, अपने उन्होंने हैंडल्स हमारे में लिए करें। वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और जो वहाँ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का, जिसका असर हम कह सकते हैं पाकिस्तान पर भी पड़ा, और वो है जो चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दी का हमला था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जो उनका वहाँ मशहूर साहिल है, वहाँ जूइश कम्युनिटी यानी कि जो यहूदी कम्युनिटी है, उनकी एक तकरीब हो रही थी जिस पे 2 आदमियों ने हमला किया। उन्होंने वहाँ जाके फायरिंग उन पर शुरू कर दी, जिसके बाद 15 शहरी कह रहे हैं हलाक हो गए, और जो जवाबी कार्रवाई हुई हम कह सकते हैं पुलिस की तरफ से, उसमें एक हमलावर भी मारा गया और दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। वो जो दूसरा हमलावर है वो इस वक्त हस्पताल में जो है उसका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि वो भी काफ़ी संजीदगी से जो है ज़ख्मी हुआ है। जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद ये इत्तला आई कि वो दोनों जो हमलावर थे वो आपस में रिश्तेदार भी थे, बाप बेटा भी थे, और मुसलमान थे। ये कहा जा सकता है उनके नाम जो थे वो साजिद अकरम, जो 50 साला वालिद था, और जो बेटा था वो 24 साला नवीद अकरम। उसके बाद ये जो वाक़या था, इसमें जहाँ तक हम साउथ एशिया की या पाकिस्तान भारत की बात करें तो एक अजीब सी जो कहते हैं ना न्यूज़ स्टोरी इधर अलग से बन गई, क्योंकि पहले बहुत सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ये इत्तला आई कि ये जो वालिद जो ख़ास तौर पे थे वो पाकिस्तानी शहरी थे, और इसके ऊपर इस हवाले से बहुत गुफ्तगू भी होती रही। अब साथ में एक और भी जो फेक न्यूज़ का वाक़या सामने आया वो ये था कि एक और पाकिस्तानी शहरी जो मुकीम ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, उनकी तस्वीर चल गई सोशल मीडिया पे। कहा जाने लगा कि ये वो नवीद अकरम है जो हमले में मुलव्वस थे। बाद में उन्होंने अपना एक पैगाम जारी किया और कहा कि मैं वो हमलावर नहीं हूँ और मेरी अब जान को ख़तरा है। बट खैर बाद में ये इत्तला आज सुबह तक ये मोरलेस कंफर्म हो गया इंटरनेशनल मीडिया पे भी, भारतीय मीडिया पे भी, कि वो जो साहब थे, जो वालिद थे, वो एक भारतीय जो है शहरी थे, और उनके बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप थी, मगर ख़ुद वो भारत से उनका ताल्लुक़ था। और अहम बात ये भी है कि कुछ अर्सा पहले ही नवंबर में ही इन दोनों ने फ़िलीपींस का सफ़र किया था। जो ऑस्ट्रेलियन इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि फ़िलीपींस भी वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो ये विज़िट थी इसका मकसद क्या था। ये बहुत एक अब ऑब्वियसली अहम इशू है, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हमले के क्या रेपरकशंस होंगे, क्या असर होगा। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान मलिक साहब। ये माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के और वाबस्ता हैं ये एक यूनिवर्सिटी से जो मेलबर्न में ही वाक़ है। वेलकम टू द शो रिजवान साहब। जी रिजवान साहब, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वाक़े को कैसे देखा जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कुछ साल पहले हमने न्यूजीलैंड में एक वाक़े का सुना था, वो उसकी भी बहुत हेडलाइंस बनी सारी दुनिया में, मगर वो मुसलमानों पे वाक़या हुआ था। दिस इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो इसको ऑस्ट्रेलिया में किस तरह देखा जा रहा है?
जी, मैं बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बेसिकली तो ये एक दहशतगर्दी का ही वाक़या था, जिस तरह पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में। लेकिन इसमें एक अहम मसला जो होता है, जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, मुख्तलिफ़ लोग अपने इंटरेस्ट को प्रिज़र्व करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इंडिया पाकिस्तान सोशल मीडिया पे एक अलहदा जंग चल रही थी कि जो आदमी थे जिन्होंने ये हमला किया उनका ताल्लुक किस मुल्क से था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से तो एक बहुत ही एक वो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया जिसमें उन्होंने किसी कम्युनिटी को टारगेट उस तरह नहीं किया कि ये किस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे ये लोग, या किस नेशनैलिटी के थे। लेकिन जो अपोज़िशन पार्टीज़ थीं या जो लोग चाहते थे या जो फार राइट के लोग हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि कम्युनिटीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो, ऑब्वियसली उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें प्रोपेगेट की। जिस तरह एक मैं इसमें एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, ये जो साहब थे अहमद अल अहमद, जो एक बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर थे, और जो वो खुद सीरिया से थे और उन्होंने एक अपनी जी, जान दाँव जिन्होंने पे लगा बचाया के, वहाँ लोगों को, हाँ हाँ, उस हमलावर को रोकने की कोशिश की। उसको प्रेज़ेंट किया गया पहले एडवर्ड के नाम से, मतलब उससे काइंड ऑफ वो क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। हम्म अच्छा, फिर अब एक तरफ से एक ये भी की जा रही है बात, जो शायद किसी हद तक सच भी है, कि ये जो एंटी सेमेटिक जो सेंटिमेंट्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जी उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही। रिसेंटली आपने कुछ मंथ्स पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट देखी थी जो एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट थी, और उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला गया था कि वो इज़राइल को उन पे सैंक्शंस लगाएँ, और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को एज़ ए रियासत तस्लीम भी किया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जी अब इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन इन जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, इन एक्शन की बुनियाद पर जो एंटी सेमेटिक इंसिडेंट हैं या जो एंटी सेमेटिक वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, और उसकी वजह से हम इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ एक इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, जिधर 15 जो बिल्कुल मासूम रिजवान जानें साहब थी वो माफ ज़ाया हो करिएगा, गई। आपकी बात यहाँ काट रही हूँ बिकॉज जैसे आपने कहा कि इसका एक एंगल तो एंटी सेमिटिज्म का भी है, बट सर सवाल ये भी तो उठ रहे हैं कि अगर दो मुसलमान लोग वहाँ इतने रेडिकलाइज हो गए तो क्या हम अब ये भी समझें या सवालात उठाएं कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा प्रेजेंस है ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की, कि उन्होंने दो लोगों को इस तरह तैयार कर लिया या कन्विंस कर लिया कि वो इस तरह का एक हरकत करें। जी, ये है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जब से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, सोशल मीडिया आया है, तो लाज़मी नहीं ये जो शिद्दत पसंद तंज़ीमें हैं, इनकी ऑन ग्राउंड प्रेज़ेंस हो। ज़्यादातर ये इस्लामिक स्टेट और ये जो जिसको दाइश भी कहते हैं, इस तरह की तंज़ीमों का मतलब एक पुराना एक वतीरा रहा है, या उनका वो तरीक़ाकार रहा है काम करने का, कि वो ज़्यादातर रेडिकलाइज़ेशन ऑनलाइन करते हैं और रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होती है। तो ये, और अभी रिसेंटली जो इनका विज़िट के बारे में बताया गया कि ये लोग दोनों बाप-बेटा, ये जो साजिद अकरम और नवीद अकरम है, ये फ़िलिपाइंस गए हैं। उधर वो ये भी कहा जा रहा है कि उधर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो इसको वो ऐसे भी तो प्रेज़ेंट किया जा सकता है कि हम एक दूसरे मुल्क में घूमने जा रहे हैं। तो एक्चुअली तो शायद ठीक है, वो एक जी एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव तो मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक लार्ज स्केल पे वो एक उन जमातों की कोई, या जो वो शिद्दत पसंद तंज़ीमें हैं, उनकी कोई प्रेज़ेंस है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठ के, दूसरों जगहों पे बैठ के वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और लोगों को ऑनलाइन रेडिकलाइज़ कर सकते हैं, और जो कि एक कन्वीनिएंट तरीका है, जिसमें उनको एक लैपटॉप चाहिए होता है, बस वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, लोगों से उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए उनको वो अपने वो जो उनके भी जो भी नज़रियात हैं, उनसे उनको इंस्पायर कर सकते हैं। जब एक दफ़ा एक इंसान उनके आइडियाज़ से जी इंस्पायर हो गया, फिर वो आगे खुद ही रास्ते निकालेगा कि मुझे उनसे मिलना कैसे है, या मुझे ट्रेनिंग कैसे लेनी है, या मुझे वो जो इक्विपमेंट्स हैं या जो वो फायर आर्म्स हैं या गन्स हैं, वो किस तरह लेनी है। तो ये बेसिकली मेरे ख़्याल में तो ये इतनी लार्ज स्केल प्रेज़ेंस नहीं है उन तंज़ीमों की। हाँ, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रही है, और इस तरह के इंसिडेंट शायद और बिल्कुल भी हो ठीक सकते सर। हैं। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।